हेलो एवरीवन, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेल ऑर्गेनल्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ा है। सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ा है और कुछ छूटा हुआ है जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं। तो आज जो है सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हमने बताया था कि जो भी कोशिका द्रव्य में डूबे हुए छोटे छोटे अंग हैं जो कि कुछ विशेष से कार्य करते हैं उसे सेल ऑर्गेनल्स यानी कि कोशिकांग या फिर अंगक कहते हैं। जो कोशिकांग है वह कुछ न कुछ स्पेशल टाइप का वर्क करते रहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि केंद्रक है, केंद्रक का मुख्य कार्य है कोशिका का जो भी कार्य है, कोशिका का जैसे भी कार्य है, जैसे कि रिस्पिरेशन या फिर फूड को O2 से रिएक्शन कराकर उसे सिंपलीफाई कर एनर्जी बनाना, ये सब जो भी कार्य है वह केंद्रक के नियंत्रण में होता है। जैसे कि हमारा बॉडी का पूरा कार्य एक ब्रेन पर नियंत्रण होता है, वैसे ही हमारा जो केंद्रक है वह पूरा कोशिका का ब्रेन है। तो आज हम देखेंगे कि केंद्रक के अलावा जो भी कोशिकांग है उन सभी के बारे में। तो कोशिकांग को अगर हम देखें तो कोशिकांग के अंदर आते हैं जैसे कि कोशिका भित्ति हो गया, कोशिका भित्ति हो गया, माइक्रोकॉन्ड्रिया हो गया, सेंट्रोसोम्स हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, राइबोसोम्स हो गया, गोल्गी एपरेटस, ये सब चीजों के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो आज सबसे पहले का टॉपिक है कि कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो है वह सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स का बना हुआ होता है और ये जो है निर्जीव घटक है, यानी कि इसमें जो भी चीज है कोशिका भित्ति में जो भी अंगक है या फिर उससे भी छोटा चीज है जिस चीज से बना हुआ है वह सब डेड होता है, मरा हुआ होता है। ये जो है कोशिका भित्ति पादप में अधिकांश पाया जाता है। एनिमल्स में तो ये पाया ही नहीं जाता है, पादप में पाया जाता है। ये प्रोकैरियोटिक सेल में पूरी तरह से पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल अगर आप नहीं देखे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, तो हमारा पिछला वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। उसमें हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में पूरा अच्छी तरह से वर्णन किया हुआ है। तो ये जो कोशिकांग है जिसे हम कोशिका भित्ति कह रहे हैं, ये तो पादप में पाया जाता है यानी कि प्लांट्स में। तो पादप में पाया जाता है तो इसका मुख्य कार्य जो है वह पादप की कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना, उसके अंग को सुरक्षा प्रदान करना। और ये जो है सेल का शेप भी निर्भर करता है, सेल का शेप इसी पर निर्भर करता है। तो और इसका जो मुख्य कार्य है वाटर लॉस को रोकना, यानी कि जो हम देखते हैं ट्रांसपीरेशन, यानी कि देखते हैं कि पानी खत्म हो जाता है, पानी कम हो जाता है, तो ये जो पानी कम हो जाता है या फिर बढ़ जाता है इसको यह नियंत्रण करता है। जो कोशिका भित्ति है यह परगम में होता है, यानी कि जो सब्सटेंस है इससे अनुसार, जैसे कि प्लाज्मा झिल्ली कार्य करता है, ये अर्धपरागम में है, ये परगम में है। तो कोशिका भित्ति जो है कुछ सब्सटेंस को अंदर लेता है, कुछ सब्सटेंस को बाहर छोड़ता है। ये जो है चिटिन नाम का, चिटिन से बना हुआ एक फंगी होता है, उस फंगी में भी पाया जाता है जो कि यूकैरियोटिक सेल है। जो फंगी है वह यूकैरियोटिक में आता है और यूकैरियोटिक में जो फंगी है उसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक में तो पूरा तरह से पाया जाता है। अब इसका हम एक विवरण देखेंगे, इसका कार्य का विवरण हम अगर देखें तो 1 नंबर में है ये अंगक की सुरक्षा प्रदान करता है। 2 नंबर जो कोशिका का आकार है वह इसके कारण ही निर्भर होता है। 3 नंबर जो वाटर लॉस है यानी कि जो पानी की कमी है उसे बचाए रखता है, पानी की जो मात्रा है उसे सामान्य बनाकर रखता है। ये है कोशिका भित्ति के बारे में। तो आगे पढ़ेंगे हम प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड्स जो है वह दोहरी झिल्ली वाला अंगक है जो कि कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। प्लास्टिड्स जो है वह भी पादप में पाया जाता है और शैवाल में पाया जाता है। शैवाल का पीछे फोटो देख सकते हैं, ये जो है वह शैवाल है, इसमें प्लास्टिड्स पाया जाता है। और शैवाल का रंग अगर बताइएगा आप कमेंट में कर शैवाल का रंग बताइएगा कैसा होता है, ठीक। तो प्लास्टिड्स के बारे में हम आगे पढ़ देंगे। जो प्लास्टिड्स है वह कलर वेरी करता है। अगर कलर लाल है, किसी भी पादप का अगर कलर लाल है, पीला है, हरा है, किसी भी रंग का है, तो इसका जो रंग का कारण है यह है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स के कारण ही
पादप में अलग अलग प्रकार के रंग होते हैं और प्लास्टिड्स भी 3 प्रकार के होते हैं। एक क्लोरोप्लास्ट, एक क्रोमोप्लास्ट और एक ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट है यह मेसोफिल सेल में जो क्लोरोफिल होता है वह पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट जो है वह ग्रीन पिगमेंट देता है, ग्रीन। यानी कि अगर हम पत्ता को देखें तो पत्ता ग्रीन है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के कारण है। प्लास्टिड्स है क्लोरोप्लास्ट के कारण है, और क्लोरोप्लास्ट में देखें तो जो ग्रीन पिगमेंट देता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, क्लोरोफिल के कारण पत्ता हरा है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पत्ता के हरा होने का कारण क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल जो उसमें है उसके होने का कारण क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट जो है वह प्लास्टिड्स का प्रकार है। अगर हम ऐसे चीजों को रिलेट कर पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा और समझने में बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि ये हम लोग बार बार भूल जाते हैं। तो आप याद रखिएगा, जो प्लास्टिड्स है, प्लास्टिड्स का जो 3 प्रकार होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, उसमें से जो क्लोरोप्लास्ट है वह क्लोरोफिल होने का जिम्मेदार है, और क्लोरोफिल पत्ते का हरा रंग होने का जिम्मेदार है। हम क्लोरोफिल के बारे में पढ़े हैं कि क्लोरोफिल से मदद से जो पादप होते हैं वह अपना भोजन तैयार करते हैं। भोजन यानी कि ग्लूकोज तैयार करते हैं, और ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये आप केमिस्ट्री में अच्छे तरह से पढ़ेंगे, और जो C6H6O6 है उसे हम आगे भी बताएंगे बायोलॉजी में कि किस तरह से यह ग्लूकोज टूट करके एनर्जी बनता है। तो आगे देखते हैं हम, जो क्लोरोफिल है वह उससे भोजन बनता है। क्लोरोफिल का मुख्य कारण है जो भी सन रेज आता है उसे केमिकल बॉन्ड में तोड़ देना। इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, आगे चलकर जिस टॉपिक पे आएगा ये हम बनाएंगे। तो जो क्लोरोफिल का मुख्य कारण है वह जो सनलाइट आता है उसे केमिकल बॉन्ड में तोड़ देता है, केमिकल में तोड़ देता है, और इसके बाद ये अपना भोजन बनाता है। आगे बढ़ेंगे क्रोमोप्लास्ट के बारे में। क्रोमोप्लास्ट जो है वह एक्सेप्ट ग्रीन यानी कि जो हरे रंग है, हरे रंग और रंगहीन को छोड़कर जितने भी रंग पादप में होते हैं, लाल, पीला, इसके बाद कुछ ऑरेंज कलर के भी होते हैं, कुछ अलग अलग प्रकार के रंग होते हैं, कुछ ऐसे पेड़ को देखेंगे जो कि मिक्सचर कलर का होते हैं। ये जो है जो कि अलग अलग रंग है वह वेरी करता है क्रोमोप्लास्ट के कारण। याद रखिएगा, जो कि फल है तो फल का रंग जो है वह क्लोरोप्लास्ट के कारण पीला वेरीफाई करेगा। या फिर हम देखेंगे कि जो फूल है, फूल लाल होता है तो ये क्रोमोप्लास्ट है। आगे बढ़ेंगे हम ल्यूकोप्लास्ट की तरफ। ल्यूकोप्लास्ट जो है वह कलरलेस होता है और कलरलेस पार्ट पे पाया जाता है। आप एक एग्जाम्पल के अनुसार देख सकते हैं कि पादप में कलरलेस पार्ट होता है जड़। रूट जो है वह 2 प्रकार के होते हैं, वो एक फाइब्रस जड़ होता है और एक टैप जड़ होता है। तो इन सभी चीजों के बारे में आई होप आप जो 6-7 है उनमें पढ़े होंगे। ठीक, तो जो ये रूट है वह कलरलेस होता है। ठीक है, आप बोलेंगे कि कुछ रूट होते हैं जैसे कि गाजर का रूट देख लें तो वह रूट ही है, गाजर जो है वह रूट ही है जिसे हम टैप रूट बोलते हैं, तो वह लाल कलर का होता है, तो वो उसमें दूसरा चीज पाया जाता है। ये जो रूट है, जो पादप है, उसमें दूसरा पाया जाता है जो कि ल्यूकोप्लास्ट है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस पार्ट पे पाया जाता है। याद रखिएगा, जो क्लोरोप्लास्ट है वह ग्रीन कलर का होता है और जो क्रोमोप्लास्ट है वह एक्सेप्ट ग्रीन एंड कलरलेस होता है, और जो ल्यूकोप्लास्ट है वह कलरलेस होता है। आगे हम पढ़ेंगे इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। आई होप जितने भी हमने पीछे बताया है वह आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए या फिर
इसे समझ में आता है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और आप इसे लाइक कीजिए और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। जैसे कि हम देखेंगे इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम भी दोहरी झिल्ली का होता है और ये जो है जाल है, एक जाल है। जैसे कि इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कोशिका तो द्रव्य में पाया जाता है, ऐसा ही बिखरे हुए पाया जाता है, लेकिन जो है ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो कि चिकनी होता है और एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो कि खुरदरा होता है। अब देखेंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होने का आखिर कारण क्या है। राइबोसोम्स जो है वह रेक्टिकुलम पे लगे हुए रहते हैं, अटैच्ड होते हैं, जिसके कारण से वह रफ हो जाता है। अब राइबोसोम्स का जो कारण है वह है फैट्स को सिंथेसाइज करना, फैट्स को संश्लेषण करना। अब देखिए जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम उस पे राइबोसोम्स होते हैं, इसी कारण से वह खुरदरा हुआ होता है। लेकिन जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होते हैं उस पे राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए वह चिकने होते हैं। तो हम देखेंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है वह उसका मेन कार्य है कि प्रोटीन्स को सिक्रेट करना एंड सिंथेसाइज करना, लीवर में और भी अलग अलग जगहों पर। जो प्रोटीन्स है उसे जो वह स्राव करता है, यानी कि प्रोटीन्स का उत्पादन भी करता है और संश्लेषण भी करता है, ठीक है। लेकिन जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है वह फोस्फोलिपिड्स और चीप लिपिड्स का सिक्रेशन करता है, लेकिन जो स्टेरॉइड हार्मोन है उसका सिक्रेशन का जिम्मेदार स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ही होता है। जो फोस्फोलिपिड्स है और लिपिड्स वह स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से सिक्रेट होता है और जो स्टेरॉइड है हार्मोन वह स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के कारण ही सिक्रेट होता है। तो आगे हम देखेंगे वैक्यूल्स के बारे में। वैक्यूल्स जो है वह झिल्ली से बंधा हुआ एक अंगक है जो कि कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। जो वैक्यूल्स है उसमें बहुत सारे एम्प्टी स्पेस है, यानी कि अगर हम वैक्यूल्स को अगर देखें तो उसका अर्थ ही होता है एम्प्टी स्पेस, और उस एम्प्टी स्पेस में बहुत सारा मैट्रिक्स भरा हुआ होता है। मैट्रिक्स में अगर हम देखें तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होगा, कार्बोहाइड्रेट्स होगा, इसके बाद कुछ वाटर भी होंगे, यही सब बहुत सारा चीजें जो है होंगे। तो जो मैट्रिक्स है उसमें वाटर भी होगा, सब चीज होगा। लेकिन जो हम वैक्यूल्स को देखेंगे तो वो हमने बोला है कि एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है और उस मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट जैसे कि सभी अंगक, कुछ अंगक जो है वह झिल्ली से नहीं घिरा हुआ होते हैं, लेकिन कुछ अंगक जो हैं जो कि झिल्ली से घिरा हुआ होते हैं उन सभी का झिल्ली अलग अलग होता है। जैसा कि हमने केंद्रक के बारे में बताया था कि न्यूक्लियो झिल्ली से वह घिरा हुआ होता है, इसके बाद वह न्यूक्लियर इन्वेलप बनाता है, लिफाफा बनाता है। ठीक उसी प्रकार जो वैक्यूल्स का झिल्ली है वह टोनोप्लास्ट है। टोनोप्लास्ट अगर हम वैक्यूल्स का देखें कंपोनेंट तो वह फॉस्फोलिपिड्स का बना हुआ सेल सैप है, सैप जो सैप है उससे बना हुआ है। ठीक, जो वैक्यूल्स का जो मेन फंक्शन वह स्टोरेज और डिस्पोजल है, यानी कि कुछ यूजफुल सब्सटेंस को स्टोरेज भी करता है और कुछ यूजलेस सब्सटेंस को डिस्पोजल भी करता है। आई होप। और जो वैक्यूल्स है, वैक्यूल्स वह पादप में बहुत ज्यादा पाया जाता है जानवर के मुकाबले। और अगर हम देखें तो वैक्यूल्स जो है वो अगर सेल का 100% है तो 100% में से 80% वैक्यूल्स ही होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं। ठीक, तो आई होप ये जो वैक्यूल्स है वह पूरे अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ेंगे माइक्रो
माइक्रोकॉन्ड्रिया। माइक्रोकॉन्ड्रिया जो है वह दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ एक अंगक है जो कि कोशिका द्रव्य में बेलनाकार और तंतुवत रचना है। इसमें जो दो झिल्ली है, पहली जो आउटर झिल्ली है, बाहरी झिल्ली, वह तो एकदम चिकनी होती है, बराबर होती है, लेकिन जो अंदर का झिल्ली है जो कि क्रिस्ट का बना हुआ होता है, वह जो है वह अंगुली नुमा स्ट्रक्चर प्रदान करता है, यानी कि टेढ़ा मेरा होता है, और वह मैट्रिक्स में एकदम डूबा हुआ होता है। मैट्रिक्स हमने बताया है जो कि H2O होता है, H2O या फिर जो भी यूजफुल सब्सटेंस है वह मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स में घिरा हुआ होता है, उसमें डूबा हुआ होता है, और मैट्रिक्स में डीएनए और राइबोसोम्स दोनों होते हैं। मैट्रिक्स में डीएनए और राइबोसोम्स और भी जो अंगक हैं छोटे छोटे वह पाए जाते हैं। अगर हम देखें तो जो माइक्रोकॉन्ड्रिया है वह अपना डीएनए रखता है, और ठीक इसी प्रकार जो प्लास्टिड्स है उसका भी अपना डीएनए होता है, यानी कि इन दोनों के पास अपना अनुवांशिक गुण होता है। जैसे कि क्रोमोसोम्स में होता है, हमने बताया है कि जब क्रोमेटिन नेटवर्क यानी कि क्रोमेटिन जाल जब सिकुड़ जाता है तो क्रोमोसोम्स बनता है, और क्रोमोसोम्स में डीएनए होते हैं, और डीएनए को ही हम अनुवांशिक गुण का एथी बोलते हैं। तो जो डीएनए है वह प्लास्टिड्स और माइक्रोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। ये जो माइक्रोकॉन्ड्रिया है इसे हम पावर हाउस यानी कि शक्ति गृह कहते हैं, कोशिका का शक्ति गृह। इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि यहीं पे ग्लूकोज का ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर एनर्जी है वह एटीपी के रूप में स्टोर होता है, जिसका फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्रीफॉस्फेट। इसमें 3 फॉस्फेट होते हैं, ठीक है। जब एक फॉस्फेट बाहर निकल जाता है तब जाकर यह एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट बनता है। एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट यानी कि जो 3 फॉस्फेट थे उसका एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है तब जाकर यह डाइफॉस्फेट बनता है और एनर्जी यूज होते हैं। जब डाइफॉस्फेट बनता है तो एनर्जी यूज होते हैं, जब ट्रीफॉस्फेट होता है तो यह स्टोर होता है, लेकिन जब डाइफॉस्फेट बनता है तो यह यूज होते हैं। तो हम अब पढ़ेंगे गोल्गी एपरेटस के बारे में। गोल्गी एपरेटस जो है इसका बहुत सारा नाम है, जैसे गोल्गी बॉडीज और भी बहुत सारा नाम है, ठीक है। तो गोल्गी जो एपरेटस है इसका नाम जो गोल्गी एपरेटस का खोज किए थे कैमिलियो गोल्गी, ये एक साइंटिस्ट का नाम है, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा गोल्गी एपरेटस। तो जो गोल्गी एपरेटस है यह झिल्ली से ढका हुआ नलिका चपटीदार और थैलियों का समूह है। ये जो है जंतुओं में पाया जाता है, जंतु में यानी कि एनिमल्स में पाया जाता है, पादप में नहीं पाया जाता है। पादप में गोल्गी एपरेटस जैसा है, मतलब कि जो गोल्गी एपरेटस है वो तो केवल जंतु में पाया जाता है, यानी कि एनिमल्स में, हम लोगों में, जानवर में, ठीक। लेकिन जो पादप है जैसे कि पेड़ हो गया, पौधे हो गए, उनमें गोल्गी बॉडीज नहीं पाया जाता है। तो गोल्गी बॉडीज के स्थान पर उसी के तरह एक डिक्टियोसोम नाम का एक रचना है वह पाया जाता है। तो जो गोल्गी एपरेटस है इसका जो मेन काम है वह किसी भी चीज को, जैसे कि हम प्रोटीन और लिपिड्स को देख लें, ठीक। प्रोटीन और लिपिड्स को यह दानेदार जैसा बना करके कोशिका द्रव्य में छोड़ देता है। अब कोशिका द्रव्य में जब छोड़ता है तो ये प्लाज्मा झिल्ली और भी जो प्लाज्मा झिल्ली है और जो भी अंगक है उनके जो मरम्मत उनमें काम, जो दानेदार है वह तो मरम्मत का काम करता है प्लाज्मा झिल्ली का, जो भी डैमेज थी अंगक है उनको रिपेयर करता है, और ये पैकेजिंग का काम करता है।
तो आगे बढ़ेंगे हम लाइसोसोम्स के बारे में। ठीक, जो लाइसोसोम्स है वो एक हरी यानी कि बहुत ऐसे हैं जो कि बहुत सारे अंगक हैं जो कि दोहरी झिल्ली का है, लेकिन जो लाइसोसोम्स है वह एक झिल्ली का होता है और उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स यानी कि वैसा एंजाइम्स मतलब कि अपघटन करने वाला पदार्थ है। जैसे कि हम खाना खाते हैं तो खाना को डिकम्पोजिशन के लिए कुछ एंजाइम्स की जरूरत है, जैसे कि HCl, पेप्सिन, रेनिन जो है वह मिल्क के लिए अधिकांश यानी प्रोटीन के लिए बहुत सारा पाया जाता है ताकि वह डाइजेस्ट कर सके प्रोटीन को, और ये अधिकांश बच्चों में पाया जाता है। तो ये जो है ये एंजाइम्स लाइसोसोम्स में पाए जाते हैं और लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग बोलते हैं, यानी कि आत्महत्या की थैली। मतलब कि ये जो है एंजाइम्स, इसका मुख्य कार्य है कि किसी भी अनयूजुअल सब्सटेंस को, यूजलेस सब्सटेंस को क्या करना, उसको अपघटन कर उसको नाश कर देना, खा जाना, पचा जाना। ठीक है, अब ये कभी कभी फट जाता है, कभी कभी फटता है तो इसका एंजाइम्स पूरे कोशिका में लग जाते हैं और पूरे कोशिका में लगने के कारण कोशिका खराब हो जाता है और कोशिका मर जाता है। तो जब ये फटता है तो कोशिका भी मर जाता है और इसी कारण से इसे सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, यानी कि आत्महत्या का थैली। अब आगे हम बढ़ेंगे सेंट्रोसोम्स यानी कि तार केंद्रक के बारे में। ये जो है इस पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, झिल्ली नहीं होता है, लेकिन इस पे तार नुमा, जैसे कि तार है ऐसे 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 ऐसे, वो सब तार को अपने पास रखता है, अटैच करके रखता है। इसका जो मुख्य कारण है, जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन, तो ये अपोजिट ध्रुव के तरफ जाता है। अपोजिट ध्रुव के तरफ जाकर के ये जो है स्पिंडल का निर्माण करता है, यानी कि तुर्क का निर्माण करता है। ठीक, आगे देखेंगे हम। तो जब हम सेंट्रोसोम्स को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किसने किया था, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, हमने इसे पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो जो सेंट्रोसोम को हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो बेलनाकार रचना देखेंगे। ये जो बेलनाकार रचना है यह दो गोलाकार सेंट्रियोल दो गोलाकार सेंट्रियोल से मिलकर बना हुआ होता है। जो ये सेंट्रोसोम्स है ये तो तुर्क का निर्माण करता है, हम जानते हैं, लेकिन ये एक कोशिकीय में नहीं पाया जाता है। जैसे कि अमीबा, लाल शैवाल, इसमें ये नहीं पाया जाता है। इसके बिना ही इन लोगों में, जैसे कि अमीबा हो गया, लाल शैवाल हो गया, तुर्क का निर्माण। आगे हम देखेंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर हम देखेंगे कि जो पादप कोशिका है और जंतु कोशिका, इनमें अंतर क्या होता है। जो जंतु कोशिका है वह पादप कोशिका से भिन्न है, उसका हम अंतर देखेंगे। तो जो जंतु कोशिका है वह पादप कोशिका से आकार में छोटा होता है और जो पादप कोशिका है वह आकार में बड़ा होता है। ठीक, अब जो जंतु कोशिका है वह अनियमित आकार के होते हैं। जैसा हमने बताया था, कोई सिलिंड्रिकल होगा, कोई स्फेरिकल होगा, कोई इलोंगेटेड होगा, कोई ऐसे वैसे होंगे, अलग अलग आकार के होंगे। लेकिन जो पादप कोशिका है वह नियमित आकार के होते हैं। ठीक, जो जंतु कोशिका है उसमें गोल्गी बॉडीज पाए जाते हैं, लेकिन जो पादप कोशिका है उनमें गोल्गी बॉडीज नहीं पाए जाते हैं। गोल्गी बॉडीज के रूप जैसा एक डिक्टियोसोम पाया जाता है। ठीक, फोर्थ नंबर हम अंतर देखेंगे। जो पादप कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति पाए जाते हैं, लेकिन जो ये जंतु कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाए जाते हैं। ठीक, हरा जंतु जिसे हम यूग्लिन बोलते हैं, यूग्लिन में लवक पाया जाता है, यानी कि प्लास्टिड्स। हमने बोला था कि हरा रंग क्या कारण है,
क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और ये प्लास्टिड्स, तो जो जंतु है ग्रीन कलर का हरा यूग्लिन है उसी में केवल प्लास्टिड्स पाए जाते हैं जो कि जंतु है, ठीक है। तो हम कहेंगे हरा जंतु यूग्लिन में ही केवल प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, लेकिन सभी पादप में प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। तो ये था अंतर। अब इसी के साथ हम अपने वीडियो को दी एंड करेंगे और अगले वीडियो में हम इससे जुड़ी बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।